नेक्स्ट, प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम पार्श्व क्रम भी कहते हैं। ठीक है, ये भी नहीं है कि ये नाम दूसरा आ जाए तो हमें पता नहीं चले, इसे हम पार्श्व क्रम भी कहते हैं। तो प्रतिरोधों का समांतर क्रम या फिर पार्श्व क्रम एक ही समान होता है। चलेंगे अब आगे, नेक्स्ट देखते हैं हम ये होता क्या है। ठीक है, चलो फर्स्ट तो ये कि हम इसका परिपथ चित्र बनाते हैं। परिपथ चित्र बनाने से क्या होगा, ये हमें आसानी से समझ आएगा। ठीक है, ये हमने कहा कि प्रतिरोध है हमारे, इन्हें हमें इस प्रकार से जोड़ना है, जैसे हम क्या कहेंगे, समांतर क्रम संयोजन कहेंगे प्रतिरोधों का। ये 3 प्रतिरोध थे मेरे पास, मैंने इस प्रकार से इन्हें जोड़ दिया। ये 3 प्रतिरोध मैंने इन्हें इस प्रकार से जोड़ दिया और इसे एक बैटरी से जोड़ दिया। ठीक है, ये हमारा प्रतिरोध पूरा हो रहा है। फर्स्ट तो यही कि हमें प्रतिरोध के बारे में पता करना है। प्रतिरोध का चित्र हमें पता होना चाहिए कि समांतर क्रम में किस प्रकार का होता है, श्रेणी क्रम में किस प्रकार का होता है। तो ये हमारे पास में 3 प्रतिरोध थे जिन्हें हमने समांतर क्रम में जोड़ दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट कि समांतर क्रम होता क्या है। तो हमने कहा समांतर क्रम ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध का प्रथम कौन से, तो प्रथम और कौन से, तो अंतिम सिरे। ठीक है, अंतिम सिरे आपस में जुड़े हो। ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध का प्रथम और अंतिम सिरे आपस में संयोजित हो या फिर जुड़े हो, ऐसे संयोजन को हम क्या कहेंगे, समांतर क्रम संयोजन कहेंगे। तो समांतर क्रम संयोजन क्या हो गया कि ऐसा संयोजन जिसमें दिए गए प्रतिरोधों के प्रथम सिरे तथा अंतिम सिरे यदि उन्हें हम आपस में जोड़ते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, ऐसे संयोजन को हम समांतर क्रम संयोजन कहेंगे। और समांतर क्रम संयोजन के लिए हमें क्या करना होता है, तो हमें तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हमें कुछ डेराइव करना है, जो हम इस प्रकार से कर रहे हैं। देखो नेक्स्ट आगे, जिस प्रकार से हमने सिद्धांत श्रेणी क्रम में पढ़ा था उसी प्रकार से समांतर क्रम में भी हम कुछ सिद्धांत के रूप में याद रखेंगे। वो क्या चीज़ है, तो याद रखेंगे कि समांतर क्रम में क्या होगा, तो धारा का मान अलग अलग होगा। धारा का मान अलग अलग होगा, जबकि विभवांतर समान रहेगा। विभवांतर क्या रहेगा, विभवांतर समान ही रहेगा। ठीक है, ये याद रखेंगे रहता है। कौन चीज़ समान रहती है, तो हमने कहा कि विभवांतर समान रहता है, जबकि धारा क्या होती है, धारा अलग अलग होती है। ये याद रखेंगे। इससे क्या होगा, हमें जो आगे प्रश्न जो हम हल कर रहे होंगे ये आसानी से हो जाएगा। हमें प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाएगा कि समांतर क्रम संयोजन या फिर श्रेणी क्रम के लिए हमें तुल्य प्रतिरोध की गणना करनी होती है। वो तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, वो जो लास्ट में आर का मान पता चलता है वही हमारा तुल्य प्रतिरोध होता है। तो नेक्स्ट आगे, ओम के नियम अनुसार, जैसे कि हमने पिछली बार भी किया था, ओम के नियम अनुसार हमें क्या पता चल रहा है, तो ओम के नियम से हमें पता था V = IR। ठीक है, ये हमें पता था। और क्या पता था, इससे हमें ये भी पता चलता है 1/V/I = R के बराबर होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे, प्रतिरोध के ये परिपथ है, परिपथ के प्रतिरोध R1 के लिए अब की बार किसका मान ज्ञात करेंगे, धारा का मान। क्यों, क्योंकि विभवांतर का मान समान है, तो इसलिए हम क्या ज्ञात करेंगे, धारा का मान के लिए धारा का मान, विभवांतर का मान या फिर धारा का मान I1। ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा, ओम के नियम से हमें क्या पता चल रहा है, I = क्या हो जाएगा, V/R।
ठीक है, इसी और भी तरीके से हम करेंगे, लेकिन पहले ये सीख लेते हैं। आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर। ठीक है, अब I1 लिख दिया, वी समान रहता, हमने कहा विभवांतर समान रहेगा तो विभवांतर समान है, और R तो R1 हो गया। ये हमारे पास प्रथम प्रतिरोध के लिए। ठीक है, परिपथ के प्रतिरोध R1 के लिए धारा का मान, इसके लिए धारा का मान, यहाँ तक तो धारा I थी, अब यहाँ पे धारा I1 है, यहाँ पे I2 है और यहाँ पे I3 है। ठीक है, ये तीन अलग अलग प्रकार की धाराएं बहेगी तीनों प्रतिरोध में। ठीक है, तो प्रतिरोध R1 के लिए धारा का मान I1 किसके बराबर हो जाएगा? V अपॉन R1 के बराबर। R2 के लिए धारा क्या हो जाएगी? I2 इक्वल्स टू V अपॉन R2। ठीक है, ये हमारी धारा प्रतिरोध 2 के लिए। इसी प्रकार प्रतिरोध 3 के लिए धारा क्या हो जाएगी? तो फिर से हो जाएगी I3 इक्वल्स टू V अपॉन R3। ये हमारी धारा हो जाएगी प्रतिरोध 3 के लिए। अब नेक्स्ट आगे हम क्या कहेंगे कि कुल धारा क्या हो जाएगी? ठीक है, कुल धारा क्या हो जाएगी? कुल धारा तो इसे हमने लिख दिया I से, वो किसके बराबर हो जाएगी? I1 प्लस I2 प्लस I3, ये तीनों के बराबर हो जाएगी। ये हम याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ तक हमें समझ में आया होगा, बहुत ही सरल सा था। क्या था? तो हमने कहा कि प्रतिरोध के परिपथ है, उसका प्रतिरोध है R1, उसके लिए धारा का मान V1 इक्वल्स टू V अपॉन R1। ठीक है, R2 के लिए धारा I2 इक्वल्स टू V अपॉन R2, R3 के लिए धारा I3 इक्वल्स टू V अपॉन R3। अब हमें क्या पता करना है कि ये जो I है इसका मान क्या है? ठीक है, इसका मान क्या हो जाएगा? तो हमने कहा कि इन तीनों को जोड़ दिया, इन तीनों को जोड़ने पर हमें क्या पता चल जाएगा? धारा का मान पता चल जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ I। ठीक है, I1 का मान क्या है? V अपॉन R1। ठीक है, इसी प्रकार से I2 का मान V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। ये कुल धारा का मान पता चल गया। ठीक है, कुल धारा का मान कैसे पता चला? कुल धारा का मान हो गया, इन तीनों धाराओं को हमने जोड़ दिया, तीनों धाराओं को जोड़ा, V1 I1 I2 I3। ठीक है, ये कुल धारा है। अब नेक्स्ट आगे यहाँ पे हमने मान रख दिए I1 का, I2 का, I3 का। ठीक है, अब यहाँ पे हमने देखा कि V यहाँ पे कॉमन है। ठीक है, और क्या होगा? ये समान है। अब जब ये समान है तो हमें इसे V को बाहर लिख दिया, और ये क्या हो गया? V अपॉन 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये तीन इस प्रकार से हमने जोड़ दिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आगे क्या कर रहे हैं? यहाँ पे ये V गुणा में था इसके। ठीक है, तो हमने इसके भाग में दे दिया V, और ये किसके बराबर हो गया? R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ तक हमें पता चल गया। ठीक है, यहाँ तक हमें पता चल गया। अब नेक्स्ट आगे हमें क्या पता करना था? R का मान पता करना था। तो R का मान क्या होता है? V अपॉन I होता है, जबकि हमारे पास में क्या है? I अपॉन V है। समझ आ रहा है? हमें पता क्या करना था? तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना था। हमें क्या चाहिए था? तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध वो क्या होता है? R होता है। प्रतिरोध R के बारे में हमें पता करना था। तो R यहाँ से हमें ओम के नियम से पता चल रहा था कि R बराबर होता है V अपॉन I, जबकि हमारे पास में क्या है? I अपॉन V, इसका उल्टा है। तो मैं यदि इससे, ठीक है, यहाँ से जो ये लिखा हुआ V अपॉन I, ये बराबर है R के, और यदि इसे मैं उल्टा कर दूँ, क्या कर दूँ? या I अपॉन V कर दूँ, तो वो किसके बराबर हो गया? 1 अपॉन R के। समझ आ रहा है? 1 अपॉन I, V अपॉन I बराबर है R के, तो I अपॉन V तो उल्टा कर दिया, तो वो किसके बराबर हो जाएगा? 1 अपॉन R के। तो I अपॉन V की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 अपॉन R। तो 1 अपॉन R इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये हमारा तुल्य प्रतिरोध है। ठीक है, तो ये हमें क्या पता चला कि समांतर क्रम या फिर पार्श्व क्रम के लिए तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा? 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये इस प्रकार से हमारे पास में तुल्य प्रतिरोध था। किस चीज़ के लिए? समांतर क्रम के लिए। वापस से देखते हैं समांतर क्रम होता क्या है। तो हमने कहा कि समांतर क्रम ऐसा संयोजन जिसमें
सभी प्रतिरोधों के प्रथम और अंतिम सिरे जुड़े हुए। तो हमने कहा कि ये 3 प्रतिरोध है, इनके तीनों के प्रथम सिरे ये है, तो इन तीनों को हमने एक बिंदु पे जोड़ दिया। तो इसके अंतिम सिरे भी आपस में हमने क्या किए, एक बिंदु पे जोड़ दिए। तो ये ऐसा संयोजन हमारा क्या कहलाएगा, समांतर क्रम संयोजन कहलाएगा। अब नेक्स्ट आगे कि हमें कुछ चीज़ याद रखनी है, जिससे हमें क्या पता चलेगा कि हमें आंसर करने में आसानी रहेगी। क्या होगा, समांतर क्रम में धारा का मान अलग अलग होता है जबकि विभवांतर समान होता है, जबकि विभवांतर का मान हमेशा क्या रहेगा, समान रहेगा। नेक्स्ट आगे ओम के नियम अनुसार हमें क्या पता था, V = IR, ये हमें पता था, या फिर V/I बराबर R होता है, या फिर I बराबर V/R होता है। ये सभी इसी सूत्र से, एक ही फॉर्मूले से हमने ड्राइव किया। क्या किया, V = IR, V/I, I इधर गुणा में था, इधर भाग में दे दिया। और इसी प्रकार से यहाँ पे I के गुणा में R था तो V के भाग में R चला गया। और ये इस प्रकार से I का मान है, R का मान है और V का मान है, विभवांतर, प्रतिरोध और धारा। ठीक है, नेक्स्ट आगे परिपथ के लिए, परिपथ जो है उसके प्रतिरोध R1 के लिए धारा का मान क्या हो जाएगा, I1 = V/R1। ठीक है, यहाँ से धारा का मान हम पता कर रहे हैं, तो धारा का मान यहाँ से I1 = V/R1। अब V क्यों लिखा, क्योंकि हमने कहा कि विभवांतर का मान समान रहता है। ठीक है, R2 के लिए भी वही, R3 के लिए इस प्रकार से। अब हमने कहा कि पथ में कुल धारा क्या होगी, तो कुल धारा I1 I2 I3 इन तीनों के योग के बराबर होगी। तो हमने I1 I2 और I3 का मान रख दिया। ठीक है, समीकरण 1 2 3 से। ठीक है, नेक्स्ट आगे V और जो V था I के बराबर क्या हो जाएगा, तो V के जो V क्या है, कॉमन है, यहाँ पे V का मान समान चल रहा है, तो हमने क्या कर दिया, V को बाहर ले लिया। और V को बाहर लेने के बाद में हमारे पास में क्या बच गया, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। अब नेक्स्ट आगे यहाँ पे V क्या था, गुणा में था, इस साइड बराबर के इस साइड गया तो वो क्या हो गया, भाग में चला गया। वो किसके भाग में चला गया, 1/V, या फिर I के भाग में चला गया, धारा के भाग में चला गया। अब हमने यहाँ से देखा कि V/I बराबर किसके है, R के, लेकिन हमें क्या चाहिए, I/V। तो I/V का अर्थ क्या, V/I है R के बराबर, V/I किसके है, R के बराबर है। तो I/V किसके बराबर हो जाएगा, इसके विपरीत के बराबर। ठीक है, तो हमने क्या, I/V किसके बराबर हो गया, 1/R के बराबर। और V/I की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1/R, तो 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ये हमारा समांतर क्रम के लिए क्या है, तुल्य प्रतिरोध है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा।